सड़क पर बहुत भीड़ थी और एक एसडीएम साहब अपनी सरकारी गाड़ी में अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहे थे। तो जब सड़क पर भीड़ के कारण वो एसडीएम साहब अपनी गाड़ी एक तरफ रुकवाते हैं और पास में ही सब्जी लेने के लिए चले जाते हैं। तो ये देखते हैं कि एक महिला जो उनको देखकर झेप रही है, छुपने का प्रयास कर रही है। तो एसडीएम साहब की बरबस अचानक नजर उस औरत पर टिक जाती है। और जब एसडीएम साहब उस औरत के पास जाते हैं तो वो औरत अपना चेहरा वास्तव में एसडीएम साहब को ही देखकर छुपा रही थी। कौन थी वो औरत? क्यों छुपा रही थी वो चेहरा? और आखिर क्या रिश्ता था उस औरत का उस एसडीएम साहब से? आज इसी सच्ची घटना में हम आपसे बताने वाले हैं। तो नमस्कार, आदाब, मैं अनुराग आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सच्ची घटना पर। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है ये इलाहाबाद से सटे हुए एक दूसरे शहर की है, जिसका मुख्य क्षेत्र जो है वो इलाहाबाद का ही है। तो दोस्तों, बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, तो जैसे ही एसडीएम साहब उस लड़की को देखते हैं और देखकर वो उस ठेले वाली के पास जाते हैं और उससे उसका नाम लेकर उसको बुलाते हैं और ये कहते हैं कि सोनम, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम सोनम ही हो और यहाँ पर सब्जी बेच रही हो, क्या हाल है, कैसी हो, और अचानक ये हाल कैसे हो गया। इस तरीके की जो तमाम सवालात थे जो एसडीएम साहब ने उस लड़की सोनम से पूछे, तो सोनम भी एक बार को देखकर हैरान और परेशान हो गई। वो अपने आंचल से चेहरे को छुपाने का प्रयास करने लगी और रोने लगी। दोस्तों, ये घटना घटी थी कुछ समय पहले की। दरअसल उस लड़की का गांव इलाहाबाद के एक क्षेत्र में पड़ता था जिसे करीदहा कहा जाता है। इसी करीदहा क्षेत्र की वो लड़की अपने स्कूली दिनों में बहुत खूबसूरत थी और दिखने में बेहद शांत स्वभाव की थी। उसके माता पिता उसकी खूबसूरती को, उसके टैलेंट को देखकर बहुत आश्वस्त थे कि इसे कोई बहुत अच्छा लड़का मिलेगा। और वो भी यही चाहती थी कि उसकी जिंदगी में कोई सपनों का राजकुमार आएगा जो उसे डोली पर बिठा कर ले जाएगा। वो किसी बड़े अफसर से, किसी बड़े अधिकारी से या किसी बड़े व्यापारी से ही शादी करेगी। अपने दोस्तों सहेलियों में भी वो इस बात का बहुत जिक्र किया करती थी। उसकी उम्मीदें, उसके ख्वाब जो थे वो बहुत बड़े बड़े थे। दोस्तों, इधर उस लड़की की जो उम्मीदें थी, जो ख्वाहिशें थी, वो बड़ी बड़ी थी, लेकिन जो उसके लिए रिश्ते आ रहे थे वो उसकी इच्छा के अनुरूप नहीं थे। वो हर बार हर एक रिश्ते को देखकर नकार दिया करती थी, क्योंकि हर बार जो लड़की के लिए रिश्ता आता था वो लड़की को पसंद ही नहीं आता था। हर बार सोनम किसी न किसी बहाने से रिश्ते को टाल दिया करती थी। ऐसा भी नहीं था कि वो किसी और से प्यार करती थी, लेकिन उसे हर बार आने वाले रिश्तों में लड़का कुछ खास पसंद नहीं आता था। इसी प्रकार से सोनम की उम्र बढ़ती जाती है और एक बार फिर से सोनम के पिताजी और उसके भाई लड़की के लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे होते हैं। खुशकिस्मती से उन्हें एक अच्छा लड़का मिल भी जाता है जिसका नाम संदीप होता है। और ये संदीप दिखने में बेहद शांत स्वभाव का, बहुत ही शालीन, गंभीर और मिलनसार स्वभाव का था। उसका बात व्यवहार, उसके गुण अच्छे थे। तो इसलिए संदीप के इस नेचर को देखकर, संदीप के इस मिलनसार स्वभाव को देखकर सोनम के माता पिता ने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी और वो लोग संदीप की फोटो और संदीप के बारे में जानकारी जुटाकर सोनम के पास जाते हैं। जब सोनम ने ये लड़का देखा तो हमेशा की तरह उसने इस बार भी इस रिश्ते को मना कर दिया, लेकिन इस बार सोनम के पिताजी और उसके भाई, इन दोनों ने तय कर लिया था कि सोनम का रिश्ता इसी लड़की से तय कराया जाएगा, क्योंकि ये लड़का दिखने में सांवला जरूर है लेकिन ये हीरा है और इसकी पसंद अच्छी है और इसकी सोच विचार अच्छे हैं, व्यवहार अच्छा है, तो ये आगे चलकर कुछ ना कुछ कर जरूर लेगा। सरकारी नौकरी के प्रयासरत वो लड़का दिन रात मेहनत कर रहा था और तेज दिमाग का होने के कारण सभी को इस बात का पूरा भरोसा था कि आज नहीं तो कल इस लड़की की सरकारी नौकरी लग ही जाएगी। कुछ इसी प्रकार से जब सोनम को इस बारे में समझाया जाता है तो वो भी कहीं ना कहीं दबे मन से इस रिश्ते को स्वीकार कर लेती है और वो अपने माता पिता से ये कहती है कि ठीक है, जब आप लोगों ने इतना कुछ सोच लिया है तो मैं भी इस रिश्ते के लिए मंजूर हूँ, मुझे भी इससे कोई आपत्ति नहीं है। फिर ये रिश्ता पक्का हो जाता है। इधर संदीप सोनम को पाकर बहुत खुश था। दोनों के घरों में शादी की तैयारियां होने लगती हैं और एक बार वक्त आता है शादी का। दोस्तों, जब शादी के लिए जयमाल पड़ रहे होते हैं और जब शादी के लिए दोनों की रस्में हो रही होती हैं, तो अचानक सोनम के दिमाग में क्या आता है कि वो संदीप को देखकर सिरे से नकार देती है और जयमाल डालने से साफ मना कर देती है और ये कहती है कि वो इस शादी को नहीं करना चाहती क्योंकि उसे ये लड़का संदीप पसंद ही नहीं है। इसका रंग रूप सांवला है और वो इसकी जोड़ी का नहीं लग रहा। सोनम जहाँ दिखने में बेहद खूबसूरत और गोरी थी, वहीं संदीप सांवला और मिलनसार स्वभाव का शांत प्रकृति का लड़का था। तो इसलिए सोनम ने इस रिश्ते को साफ साफ मना कर दिया। जब परिवार वालों ने और लड़के वालों ने और इधर सोनम के माता पिताजी और सोनम के भाई ने
जब दबाव डालना शुरू किया कि इस तरीके से ऐन मौके पर रिश्ता तोड़ना अच्छी बात नहीं है, तो सोनम ने साफ-साफ मना करते हुए ये कहा कि अगर उसके ऊपर ज़बरदस्ती की गई तो वो ज़हर खा लेगी और अपनी ज़िंदगी दे देगी, लेकिन वो इस लड़के से शादी नहीं करेगी। अंत में वही होता है जो नहीं होना चाहिए। एक शादी होते-होते टूट जाती है और बारात ऐन मंडप से विदा होने लगती है। इधर लड़के और लड़की के परिवार की बहुत थू-थू होने लगती है। समाज और रिश्तेदार सभी लोग एक-दूसरे को कोस रहे थे। इसी बीच एक गाँव का एक व्यक्ति, एक बुजुर्ग निकल कर सामने आता है और वो ये कहता है कि अगर आप बुरा न माने तो मैं वरपक्ष के साथ बातचीत करना चाहता हूँ। और इधर जो दूल्हे के पिताजी थे वो उस बुजुर्ग किसान से बातचीत करने लगते हैं। तो वो किसान दूल्हे के पिताजी से ये कहता है कि मैं आपसे हाथ जोड़कर सविनय निवेदन करता हूँ कि मेरी जो बेटी है वो सुशील और गंभीर प्रकृति की है। हम बेहद गरीब हैं और हम इसी प्रकार से अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। हमारे पास पूंजी, संपत्ति और दहेज के नाम पर संस्कारों की बहुत बड़ी मिल्कियत है और हमारी बेटी आपको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने देगी। संस्कारों में पली बड़ी ये लड़की है, आपकी लड़की के समान ही है और आप इस लड़की को अपनी बहू स्वीकार करेंगे क्या? जब लड़के के माता-पिता ने ये सुना कि एक बाप ऐन मंडप पर अपनी बेटी के लिए रिश्ता लेकर खड़ा है और ये लोगों ने ये देखा कि एक रिश्ता टूट चुका है और अब यहाँ से बारात खाली हाथ लेकर जाना समाज में अपनी जगहसाई कराने के बराबर होगा, तो इन लोगों ने फौरन इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। और इधर आनंद-फानंद में उसी लड़की की शादी इस संदीप नाम के लड़के के साथ हो जाती है और दोनों वापस खुशी-खुशी अपने घर आ जाते हैं। इधर सोनम, जिसने इस रिश्ते को ठुकरा दिया था, वो बहुत खुश थी और अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर लेगी, कुछ बन जाएगी या उसके लिए बहुत अच्छा रिश्ता आ जाएगा। और दोस्तों, जब सोनम ने इस रिश्ते को ठुकरा दिया तो वो बहुत खुश थी और जब एक बार फिर से सोनम का शादी के लिए नया रिश्ता आने लगा और घर का फिर से दबाव पड़ने लगा, तो सोनम ने तय किया कि वो अपने घर को छोड़ देगी और इलाहाबाद में आकर रहेगी। इलाहाबाद के एक क्षेत्र सिविल लाइंस में वो आकर रहने लगती है और प्राइवेट कोचिंग करने लगती है और प्राइवेट कोचिंग करने के साथ-साथ उसने एक प्राइवेट नौकरी करना भी शुरू कर दिया। दोस्तों, दरअसल इसी प्राइवेट नौकरी को करने के दौरान उसकी मुलाकात एक विशाल यादव नाम के एक लड़के से होती है और ये विशाल यादव नाम का लड़का दिखने में बेहद स्मार्ट, बहुत खूबसूरत और बहुत ही जेंटलमैन टाइप का था। जब सोनम ने इस लड़के को देखा तो दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लग जाती हैं। तो दोस्तों, कहते हैं कि जब लड़का खूबसूरत और स्मार्ट हो और पैसे वाला हो और लड़की अगर गरीब हो, तो दोस्ती होने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगता है। कुछ ऐसा ही होता है सोनम और विशाल के बीच। दरअसल विशाल भी उसी कंपनी में काम करता था और कभी-कभी वो बाहर भी मिला करता था। तो इसलिए सोनम और विशाल के बीच नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और ये नज़दीकियाँ, ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है, दोनों को पता ही नहीं चलता है। और धीरे-धीरे करके सोनम और विशाल के रिश्ते गहराते चले जाते हैं। इधर विशाल, जो कि दिखने में तो बहुत अच्छा था और सोनम के सामने बहुत अच्छे तरीके से आता था, वेल ड्रेस्ड और वेल मेंटेन तरीके से आता था, बहुत अच्छी तरीके से बातचीत करता था। लेकिन सोनम से इतर विशाल की जो पर्सनैलिटी थी वो बिल्कुल अलग थी। दरअसल उसे लड़कियों, शराब, सिगरेट और जुए का शौक था। वो एक अय्याश किस्म का लड़का था जो अपने माँ-बाप के पैसों पर अय्याशी कर रहा था और उसका मकसद ही ये था कि नई-नई लड़कियों से दोस्ती करना, उनके साथ रिश्ते बनाना और उनके साथ संबंध बनाकर उन्हें छोड़ दिया करना। कुछ ऐसी ही ज़िंदगी विशाल ने अब तक जी थी और अब वो सोनम के साथ भी ऐसा ही कुछ करना चाहता था। लेकिन जाने क्या बात थी कि सोनम और विशाल एक दूसरे को पसंद करते जा रहे थे और जब धीरे-धीरे करके इस रिश्ते को 2 साल का वक़्त गुज़र जाता है, तो एक बार फिर से सोनम ने अपने घर पर खबर की और ये बताया कि दरअसल इलाहाबाद में ही वो रहती है और इलाहाबाद में ही एक लड़के से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी है और अब वो इसी लड़के से शादी करना चाहती है। इधर जब माँ-बाप ने ये सुना कि 2 साल के बाद बेटी को कोई लड़का पसंद आया है और किसी प्रकार से इसकी शादी हो जाएगी, तो उन लोगों ने इस रिश्ते के प्रति ज़्यादा विरोध नहीं किया और बस लड़के का नाम और उसका स्टेटस देखकर इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। और घर वाले कहीं न कहीं ये भी सोच रहे थे कि ये लड़की हर बार रिश्ते के लिए मना कर देती है, किसी प्रकार से यदि इसकी शादी हो जाए तो हम लोग भी निश्चिंत हो जाएँ। और इधर सोनम और विशाल की धूमधाम से शादी कर दी जाती है और सोनम ये सोचने लगती है कि अच्छा ही हुआ कि उसने संदीप जैसे लड़के को मना करके विशाल जैसे खूबसूरत, स्मार्ट और अमीर लड़के से शादी की है, जो उसकी ज़िंदगी की तमाम ख्वाहिशों को पूरा करेगा, उसकी लव मैरिज को सक्सेस बनाएगा एंड हम दोनों की लाइफ जो होगी वो बहुत खूबसूरत बीतेगी। लेकिन वक़्त को कुछ और ही मंज़ूर था। धीरे-धीरे करके विशाल का जो दोहरा चरित्र था, वो सोनम के सामने निकल कर आने लगता है।
विशाल अब आए दिन घर पर देर से आया करता था और वो अब शराब और सिगरेट पीकर घर आया करता था, जिससे सोनम को बहुत बुरा लगता था। सोनम ने कुछ समय तक ये समझा कि दरअसल विशाल बहुत नशे का आदी नहीं है, उसे किसी ने पिला दिया होगा या उसकी संगति ऐसी है। धीरे-धीरे करके वो सुधर जाएगा या फिर कभी-कभी ऐसी चीजें होती रहती हैं। ये अमीर घर हैं, लेकिन यहाँ बात कुछ और ही थी। विशाल अब आए दिन पीकर आने लगा और आए दिन सोनम के साथ गाली-गलौज और मारपीट अब ये दिनचर्या की आदत सी बन गई थी। अब जब विशाल का जब असली रूप जब सोनम के सामने आने लगता है तो सोनम बहुत परेशान और घबरा जाती है। वो इस सोचने लगती है कि दरअसल उसकी ज़िंदगी अब जहन्नुम बन चुकी है और अब वो करे भी तो क्या करे? अपने माँ-बाप के घर वो जा नहीं सकती थी, क्योंकि उसने खुद से ही ये लव मैरिज वाला रिश्ता सेलेक्ट किया था और अब वो अपने माँ-बाप के पास किस मुँह से जाती? और इधर जो संदीप था, उसकी जो पत्नी थी, इन लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी तरीके से गुज़र रही थी और संदीप अब एक बड़ा आईएएस अफ़सर बन चुका था। तो दोस्तों इसी प्रकार से धीरे-धीरे करके सोनम और विशाल की शादी को 2-3 साल बीत जाते हैं और इन्हीं 2-3 सालों के बीच सोनम और विशाल के 2 बच्चे भी होते हैं, जो बहुत खूबसूरत थे। सोनम ने सोचा कि शायद अब हालात सुधर जाएँ और शायद अब विशाल को अकल आ जाए, वो अपनी बुरी संगत छोड़ दे और अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दे, अपनी घर गृहस्थी को सँभाले। लेकिन विशाल ने इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया और अब वो सोनम के साथ मारपीट भी करने लगता है। और अब विशाल ने एक नई शौक पकड़ ली, उसे लड़कियों का लत लग जाता है। विशाल अब लड़कियों के साथ रातें गुज़ारना शुरू कर देता है और अपने पैसे और ज़्यादा उड़ाने लगता है। अब इधर सोनम जो अपने बच्चों और अपनी गृहस्थी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी, अपने पति को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रही थी। दरअसल अब वो ये सोचने लगती है कि क्यों उसने ये लव मैरिज की और अब वो किस मुँह से समाज के सामने जाएगी, क्या करेगी कि उसकी ज़िंदगी सुधर जाए। लेकिन अब विशाल धीरे-धीरे करके फाइनेंशियली रूप से कमज़ोर होने लगा था और अब विशाल की संगति, विशाल के जो लोग थे, विशाल की जो कंपनी थी, वो सारी छूटने लगी थी। और इधर विशाल की आए दिन की जो अय्याशी की दिनचर्या थी, ये कब तक चलती? धीरे-धीरे करके विशाल के जो पैसे थे, विशाल की जो अय्याशी थी, वो घटने का नाम नहीं ले रही थी और उसके जो पैसे थे, वो बढ़ नहीं रहे थे। और विशाल कुछ करता नहीं था, सिर्फ़ अपने माँ-बाप के पैसों पर ऐश करता था। तो इसलिए अब विशाल कमज़ोर और गरीब होने लगा और घर में आए दिन की कलह और मारपीट से तंग आकर घर की गृहस्थी के खर्चों को भी ना मिलने के कारण सोनम ने ये तय किया कि वो अपने बच्चों को लेकर यहाँ से अलग किसी दूसरी जगह पर किराए के रूम लेकर रहेगी और कुछ निजी रूप से कार्य करके अपने जीवन को गुज़ारने का प्रयास करेगी। कुछ ऐसे ही विचार को करके सोनम ने सिविल लाइन्स को छोड़कर एक दूसरे क्षेत्र को पकड़ा और वहाँ पर वो एक किराए का क्वार्टर लेकर रहने लगती है। और उसी किराए के रूम में रहते हुए उसने अपने पास ही एक ठेले पर सब्जी लगाने का व्यवसाय शुरू किया और वो अपनी सब्जी बेचने के व्यवसाय को कर रही थी। फिर इसके बाद दोस्तों एक दिन उसी चौराहे पर, उसी सिग्नल पर जब भीड़ होती है ट्रैफिक के कारण, एक सरकारी गाड़ी आकर रुकती है और उसी सरकारी गाड़ी से एक एसडीएम साहब अपनी पत्नी के साथ बाहर निकल कर आते हैं और फल सब्जियां लेने के लिए उस ठेले पर जाते हैं। तो अचानक से उनकी नज़र उसी लड़की पर, उसी महिला पर पड़ती है, जो कोई और नहीं, जो उनकी होने वाली पत्नी थी और उसका नाम सोनम था। जब सोनम ने एसडीएम साहब को देखा तो वो अपनी नज़रें छुपाने लगती है, छुपने का प्रयास करने लगती है और आँचल से अपना पल्लू, अपना सर ढक लेती है। लेकिन एसडीएम साहब जिन्होंने पहली ही नज़र में सोनम को पहचान लिया था, उन्होंने उससे ये कहा कि तुम सोनम हो ना? मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तो जब सोनम ने ये देखा तो सोनम को बहुत झटका सा लगा और सोनम एसडीएम साहब के सामने, संदीप के सामने रोने लगती है। ये कहने लगती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको अस्वीकार करके मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा धोखा खा लिया है और उसके बाद मेरी ज़िंदगी बहुत जहन्नुम की तरह गुज़ार रही हूँ। जब एसडीएम साहब ने उसकी ये सारी बातें सुनी, उसके आँसू देखे, तो एसडीएम साहब भी कहीं न कहीं पिघल जाते हैं और वो पूछते हैं कि क्या हुआ सोनम, मुझे पूरी बात बताओ। तो सोनम ने ये बताया कि दरअसल आपसे शादी ठुकराने के बाद मैं इलाहाबाद चली आई थी और इलाहाबाद में मेरी दोस्ती विशाल नाम के लड़के के साथ हुई और विशाल 2 सालों तक तो शादी के बाद बहुत अच्छे तरीके से रहता था, उसके संबंध बहुत अच्छे थे। लेकिन उसके बाद जब उसकी अय्याशियाँ खुलने लगती हैं, सिगरेट शराब की लत पकड़ी जाती है और वो नई-नई लड़कियों के साथ अवैध शारीरिक संबंध बनाने लगता है और मुझे धोखा दे रहा था। तो इन सारी चीज़ों से त्रस्त आकर के मैंने उसका साथ छोड़ दिया और मैं आज यहाँ एक किराए के रूम को लेकर रह रही हूँ और ठेले पर सब्जी बेच रही हूँ। बस यही मेरी ज़िंदगी है।
जब संदीप जो कि एसडीएम बन चुके थे, उन्होंने उससे ये पूछा कि क्या तुम अपने घर नहीं गई और अपने माँ बाप से इस सारी घटना के बारे में नहीं बताया? और हमारे माता पिता जो हमारे लिए फैसला करते हैं वो सही ही करते हैं। मैं तुम्हें ताना तो नहीं मारना चाहता सोनम, लेकिन अगर तुमने उस समय मेरे साथ शादी की होती तो शायद आज तुम्हें ये दिन ना देखना पड़ता। खैर कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी जिंदगी होती है, सबके अपने अपने फैसले होते हैं और सबको अपनी जिंदगी चुनने का पूरा अधिकार होता है। मैं इस मामले में कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मुझे ये बताओ कि आगे क्या हुआ? क्या तुमने अपने माता पिता से बातचीत की? क्या तुमने उन्हें इस सारे सच के बारे में बताया? तो सोनम ने ये बताया कि मैंने मेरी मर्जी से ही अपने माता पिता के ऊपर दबाव डलवा कर इस लव मैरिज को किया था, और अब मैं अपने माता पिता के पास किस मुंह से जाऊं? क्या कहूं उनसे कि मैंने जो लव मैरिज की थी वो टूट गई है और मेरा पति एक शराबी, एक कबाबी, एक अय्याशी किस्म का निकला। मैं इस तरीके की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए मैंने अपने मायके का रुख नहीं किया और मैं एक नए जगह पर आकर किराए के रूम में रह रही हूँ और अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। मेरी 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं जो अपने पिता के साय से महरूम हैं और आज उनकी माँ ही उनके लिए सब कुछ है। जब एसडीएम साहब संदीप ये सारी बातें सुनते हैं, तो वो भी कहीं न कहीं परेशान हो जाते हैं। वो ये सोचने लगते हैं कि आखिर किस्मत की लेखनी में क्या खेल होता है, और एक लड़की जिसकी ज़िंदगी इतनी अच्छी हो सकती थी, जो कुछ कर सकती थी, जो कुछ बन सकती थी, वो आज एक ऐसे मुकाम पर खड़ी है जो एक चौराहे पर खड़ी होकर सब्जी बेच रही है। इतने में एसडीएम साहब की पत्नी जो गाड़ी में ही बैठी थी, वो उन्हें आवाज़ लगाती हैं, एसडीएम साहब, जो कि उस सोनम अपने मित्र से बात कर रहे थे, वो सोनम से ये कहते हैं कि ठीक है सोनम, मैं चलता हूँ और ये मेरा नंबर है। अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझे बेझिझक याद करना, और हम एक पति पत्नी ना सही तो एक अच्छे दोस्त ज़रूर रहेंगे और मैं तुम्हारी हर स्तर से हर संभव मदद करने का पूरा प्रयास करूँगा। इस प्रकार से कहकर संदीप जो कि एसडीएम बन चुके थे, वो वहाँ से निकल जाते हैं और जब वो अपनी गाड़ी के पास आते हैं तो एसडीएम साहब की पत्नी ने उस ठेले वाली को देखा और देखते ही वो उसे पहचान गई और ये कहा कि ये हमारी गाँव की लड़की सोनम है ना, जिसके साथ आपकी शादी हो रही थी? तो एसडीएम साहब ने कहा कि हाँ, ये वही लड़की है और आज इसकी ज़िंदगी कुछ यूँ हो गई है कि ये सड़क पर सब्ज़ी बेच रही है। इसके बाद एसडीएम साहब और उनकी पत्नी उसी गाड़ी में बैठकर चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं और कुछ इस प्रकार से ये एक दुखद घटनाक्रम का एक सैड अंत हो जाता है। दोस्तों, ये थी एक सच्ची घटना। कहानी के अंत में हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो माता-पिता होते हैं, वो हमारे लिए कोई गलत फैसला नहीं लेते हैं। दरअसल हम अपने बहकावे में, जवानी के जोश में और प्यार की अंधाधुंध रेस में अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छे समझते हैं, बहुत ज़्यादा समझदार समझते हैं और इसी समझदारी में हम एक गलत फैसला ले लेते हैं, जो हमारी ज़िंदगी को तबाह कर देता है। इसलिए अपने माता-पिता की हमेशा इज़्ज़त करिए, क्योंकि आपसे पहले उन्होंने ये ज़िंदगी जी ली है। उन्हें उनके पास आपसे ज़्यादा अनुभव और उनके पास आपसे ज़्यादा समझ है। वो ये समझ सकते हैं कि आपका हित, आपका जो भला है, वो किस चीज़ में है। दोस्तों, आपको ये सच्ची घटना, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताएँ। और अगर आपको आज की ये सच्ची घटना, ये स्टोरी पसंद आई है, तो बाय रिक्वेस्ट हमारे चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफ़िकेशन को ऑन करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। एक नई सच्ची घटना के साथ, एक नए विषय के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना-अपना ख़्याल रखिए, अपने आस-पास के माहौल पर नज़र बनाए रखिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।